मैसम ने इसे कंधों से थाम लिया। जोहा ने एक नर्म निगाह अपने बहन भाइयों पर डाली, फिर मैसम के संग वहाँ से पलट गई। पुलिस ऑफिसर्स इन दोनों को इस ईसाई मोहल्ले से बाहर तक छोड़ने आए थे, फिर वापस उसी मोहल्ले में चले गए। अब इन्हें फौरी तौर पर इस औरत को दफनाने का इंतज़ाम भी करना था। थैंक यू मैसम, गाड़ी में बैठते ही इसने धीमी आवाज़ में कहा था। मैसम ने हौले से मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। तो इसलिए मिलना चाहती थी तुम अपनी माँ से? उसने संजीदगी से पूछा। हुमैरी ने इस बात में सर हिलाया। वो जीते जी तो कलमा पढ़ नहीं सकी। मैं इन्हें कब्र में उतरने से पहले इन पाक लफ्ज़ों की मिठास से आशना करवाना चाहती थी, वो आहिस्तगी से बोली थी। मैसम को इस पल इस मरी हुई औरत पर रश्क आया जिसने हुमैरी जैसी बेटी को जन्म दिया था। दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैसम ने संजीदगी से कहा। तो हुमैरी रोते रोते मुस्कुराती, आमीन। इसके लबों ने बेआवाज़ जुम्बिश की थी। तभी मैसम के मोबाइल पर बेल बजने लगी। इसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी जानिब काशिफ था। बोलो काशिफ। वो लड़की पिछले 7 से 8 माह से लाहौर में है। काशिफ की आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरी थी। मैसम को खुशगवार हैरत हुई। एड्रेस, लोकेशन? इसने फ़ौरन पूछा। लाहौर डिफेंस कॉलोनी। वो एबटाबाद से लाहौर गई थी और इसी रात इसका बाप मलिक सुल्तान अपने साथियों के हमरा लाहौर डिफेंस कॉलोनी में पाया गया था। तो इसका मतलब एक ही है कि वो लड़की वहीं कहीं है। एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं कल दिन में चक्कर लगा लूँगा। 400 फैलती रात के 22 इसने कल की बाबत इसे आगाह किया था। ठीक है, और ऐसा करना कि हारिस से कांटेक्ट कर लेना, वो लाहौर में है। इसे इस एरिया का बहुत अच्छे से पता है, वो ज़रा हेल्प कर देगा तुम्हारी। पुलिस की ज़रूरत पड़ी तो भी हारिस के लिंक्स हैं वहाँ पर, काम हो जाएगा। काशिफ ने इसे मज़ीद हदायत दी। हुमैरी खामोशी से इसकी गुफ्तगू सुन रही थी। हाँ, मुझे पता है कि वो यहीं है। अभी इससे हेल्प लिए मैसम ने इसे आगाह किया। वो हुमैरी को लिए पहली फ़्लाइट से शाम 6 बजे के करीब लाहौर पहुंच गया था। इसे एयरपोर्ट पर हारिस ही ने रिसीव किया था, जहां पहले से इसके लिए गाड़ी और एक पुलिस वैन तैयार थी। पुलिस ऑफिसर्स इसे हारिस ही की बदौलत मैसर हुए थे। चलो फिर, ये तो अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। काशिफ की आवाज़ मुस्कुराती हुई थी। मैसम ने इसका शुक्रिया अदा करके कॉल ही काट दी। क्या हुआ? हुमैरी ने पूछा। कुछ भी नहीं, अभी तुम बस अपना माइंड रिलैक्स करो। इसका सर अपने शाने से लगाते हुए मैसम ने नरमी से कहा था और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो इसे हुरब के बारे में बताकर मुतजस्सस नहीं करना चाहता था। हुमैरी ने एक नज़र उसकी जानिब देखा, फिर पुरसुकून से होकर आंखें मूंद लीं। आंखों पर हाथ रखे वो चित लेटी हुई थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और इसका बेदार जहन अनगिनत सोचों की अमाजगा बना हुआ था। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद अब नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। तहज्जुद से पहले भी नींद की वादी इस पर बड़ी मिन्नतों से मेहरबान हुई थी। आंखों पर से बाजू हटाकर इसने बेड की दूसरी तरफ लेटे महदस पर निगाह डाली, जो आंखें बंद किए पुरसकून सा सो रहा था। हुरब फिर से पहली पोजीशन में चली गई। इसे याद आ रहा था कि नमाज ईशा की अदायगी के बाद जब वो महदस को कॉफ़ी देकर कमरे से बाहर निकली थी, तब बेगम साहिबा आपके लिए फ़ोन है। वो लाउंज से गुजरती किचन की तरफ जा रही थी जब मुलाजिम ने इसे मुखातिब किया। रिसीवर इसके हाथ में ही था। किसका है? हुरब ने मरी मरी आवाज़ में पूछा। पता नहीं, नाम नहीं बता रहे, लेकिन उसी नंबर से शाम में भी 1-2 बार कॉल आ चुकी है। मुलाजिम ने जल्दी से बताया। हुरब को ख्याल आया कि शाम में साद और महदस के सामने मुलाजिम ने इसे असीद की कॉल का पैगाम दिया था। ठीक है, आप जाएं। टेलीफोन की तरफ बढ़ते हुए हुरब ने धीमी आवाज़ में कहा तो वह रिसीवर इसे थमाकर वहाँ से चला गया। हेलो, रिसीवर कान से लगाते हुए हुरब ने आहिस्तगी से कहा। दूसरी जानिब इसकी आवाज़ सुनकर असीद के तन मुर्दा में जान सी पड़ गई थी। हेलो राबी, मैं असीद बोल रहा हूँ, प्लीज़ फ़ोन मत रखना। हस्बे तवक्को दूसरी जानिब वो ही था जिसकी आवाज़ की बेताबी वो बखूबी महसूस कर पा रही थी। हुरब ने एक पल को आंखें मीच कर गहरा सांस लिया। फिर जब बोली तो इसका लहजा बेहद सख्त था। मेरी बात सुनो असीद अकरमा, नामहरम के सामने बात दोहराना मुझे जहर लगता है। सिर्फ एक बार कहूँगी, बार बार नहीं। तुम जो भी कहना चाहते हो मुझे वो सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझसे इतना जान लो कि मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की महरम हूँ और तुमसे किसी भी किस्म की बात या राब्ता रखने की रवादार नहीं हूँ। इसलिए आइंदा यहाँ कॉल मत करना। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली तो दूसरी जानिब इसकी आवाज़ सुनता असीद तड़प उठा। राबी मेरी जान, ऐसे मत कहो प्लीज़, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो वरना मैं मर जाऊँगा।
اس سے پہلے کہ وہ ریسیور رکھتی التجائیہ بول پڑا، اور تمہاری بات سننے کے بعد کیا ہوگا؟ میں تمہیں مل تو نہیں جاؤں گی، تم مجھے پا تو نہیں سکو گے؟ کچھ نہیں ہوگا اسید، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھ سے تمہارا بات کرنا عبث ہے۔ حورب نے سرد مہری سے کہتے ہوئے اس کی تمام امیدوں پر پانی ہی پھیر دیا۔ اسید کی آنکھوں میں دھند سی پھیلنے لگی جسے دیکھنے سے وہ قاصر تھی۔ حورب، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ محبت مجھ سے، وفا شوہر سے نہیں حورب، نہیں، تمہیں صرف مجھ سے محبت ہے، تم کسی اور مرد سے وفا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اپنی بھیگتی بھاری آواز میں بولا تو حورب کے اندر باہر آگ سی بھڑکنے لگی۔ ہاں، محبت! وہ استہزائیاں ہنسی۔ وفا کو محبت سے مشروط مت کرو اسید، وفا محبت سے مشروط نہیں ہوتی، یہ تو محبت ہے جو وفا کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ محبت ہے کہ جس میں وفا کے پاکیزہ رنگ نہ ہو تو یہ بے کشش بدرنگ سی ہو جاتی ہے۔ وہ بولتی ہی چلی گئی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں اس پل نمکین پانی بھر آیا تھا، اور دوسری جانب اسید کی زبان پر ایک پل کو تالے سے پڑ گئے۔ لیکن حورب، اس کی آواز ڈگمگائی جب حورب نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، اپنے دماغ سے بات نکال دو کہ اگر حورب سلطان نے تم سے محبت کی ہے تو وہ اپنے شوہر سے وفا نہیں کر سکتی۔ میرے اور مہدس کے درمیان محبت ہو یا نہ ہو، اول روز سے وفا موجود ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ میں تم سے محبت کر کے کبھی مطمئن نہیں رہی، لیکن یقین مانو اپنے شوہر سے وفا کر کے اس قدر مطمئن ہوں کہ مجھے اس شخص سے محبت عقیدت محسوس ہوتی ہے۔ سنجیدگی سے بولتی وہ ایک پل کو رکی۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا اسید، اب پلیز میری طرف سے اپنی تمام خوش فہمیوں کو بھاڑ میں جھونک دو، کیونکہ مجھے تم سے جو محبت تھی وہ مہدس کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی تم خود اپنی بدعہدی بدنیتی سے ختم کر چکے ہو، سمجھے تم؟ ٹھہر ٹھہر کر ضبط سے بولتی وہ اسید کے سر پر بم پھوڑ دی تھی، جس کی آنکھوں کی دھند اب رخساروں پر بکھرنے لگی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ میں نہیں مان سکتا، وہ بولا تھا۔ تو پھر یہ تمہارے دماغ کا خلل ہے، اس کا علاج کرواؤ، تڑک کر کہہ کر حورب نے فون کھٹاک سے بند کر دیا۔ اسید کو لگا حورب نے اس کے منہ پر اپنے دل کا دروازہ بند کر دیا ہو، جبکہ حورب گہرا سانس لیتی واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو مہدس معمول کے مطابق لیپ ٹاپ پر اپنا آفس ورک کر رہا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ پر اپنی والی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آنکھوں میں دور دور تک نیند کا شائبہ تک نہیں تھا، لیکن وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ مہدس ہنوز خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کمرے میں لیپ ٹاپ کی کیز کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ حورب کو انتظار ہی رہا کہ وہ اسے مخاطب کرے، لیکن وہ اس سے بات کیے بغیر کافی دیر یوں ہی مصروف رہا۔ جب کافی دیر وقت گزر گیا تو اس کے خاموشی سے اکتا کر حورب نے اس کی طرف رخ کیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ پلٹا تو حورب کو اپنی جانب دیکھتا پایا۔ کچھ ہوا ہے؟ اسے چپ چاپ لیٹتے دیکھ کر حورب نے کسی انہونی کے خوف سے پوچھا۔ کیوں؟ کچھ ہونا تھا؟ اپنے سر کے نیچے تکیہ درست کرتے ہوئے مہدس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ حورب کو اس کا انداز غیر معمولی سنجیدہ لگا، کہیں اس نے اس کی اور اسید کی باتیں تو نہیں سن لی۔ حورب کا دل اس سوچ سے ہی کانپ اٹھا۔ نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے۔ حورب نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ سو جاؤ پھر۔ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے مہدس نے نرمی سے کہا۔ وہ روزانہ اسے اپنے قریب کرنے کو اس کی جانب ہاتھ بڑھایا کرتا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کے پاس نہیں آئے گی۔ حورب نے کچھ کھوجتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن وہاں کوئی تاثر نہ پا کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مہدس کے لیے اس کا یہ اقدام حقیقتاً خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ حورب اس کی جانب کھسکی اور آہستگی سے اس کے بازو پر اپنا سر رکھ دیا۔ مہدس کے دل کو قرار سا مل گیا، لب خود بخود مسکرائے تھے۔ خیریت ہے نا؟ اس نے حورب کو چھیڑا۔ آواز مسکراتی ہوئی تھی۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی، آنکھیں مونتے ہوئے حورب نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ میں سلاؤں؟ اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے مہدس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ حورب نے ساکت نگاہوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں محبت اور نرمیوں کا جہان آباد کیے وہ جی جان سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ حورب کا دل بھر آنے لگا۔ مہربانی ہوگی، حورب نے آہستگی سے کہا تو مہدس نے نرمی سے اسے خود سے لگا لیا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے حورب نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ان آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ وہ ہولے ہولے اپنے لبوں کو حرکت دینے لگا، دھیمی جنبش جس کے باعث آواز بے حد دھیمی تھی۔ اس کے کانوں میں رس گھولتی آواز بے حد دھیمی، روح اعصاب کو پرسکون کرتی ہوئی تھی۔ اس کے بال سہلاتا وہ لبوں سے اللہ کے نام بڑے میٹھے لب و لہجے میں ادا کر رہا تھا۔
तलफ़ुज़ और किरत से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपने रगों में खून के संग बहते नूर को भूला नहीं है। हुरब के हवासों पर गनूदगी सी छाने लगी थी। वो बोलता जा रहा था और हुरब की आंखों में नींद भरती जा रही थी। थोड़ी देर में वो पुरसुकून सी होकर सो गई थी। जाने मेहदस की आंख कब लगी थी, लेकिन जब तहज्जुद के वक्त इसकी आंख खुली तो वो सोया हुआ था। नमाज अदा करके दुआ मांगते वक्त इसने बेसाख्ता मेहदस के लिए इसकी अजियतों के ख़ात्मे की दुआ मांगी थी। तहज्जुद के बाद वो बेड पर आकर लेटी तो एक बार फिर असीद के अल्फाज कानों में गूंजने लगे थे और नतीजतन नींद फिर से इसकी आंखों से रूठ चुकी थी। अब तो वो महबूब तरीन शख्स भी सो रहा था जिसने बड़े प्यारे अंदाज में इसे सुलाया था। सोचते हुए हुरब के लब आप ही आप मुस्कुराए। अब वो संजीदगी से असीद के बारे में सोच रही थी कि अगर वो यूं ही बार बार राब्ता करता रहा तो वो क्या करेगी? क्या मेहदस को बता देगी? नहीं। एक अहमकाना सोच इसके जहन में आई थी। वो मर्द था, वो भला कैसे इसके माजी का ही दाग कबूल कर सकता था? दाग? सवाल फिर से उभरा था। हाँ, दाग। असीद अकरमा से मोहब्बत इसकी पेशानी का एक दाग ही तो था। सोचते सोचते वो रो पड़ी। वो असीद के मामले में दिल से मजबूर हुई थी, लेकिन इसने कभी ख़ुद को मजबूर नहीं होने दिया था। लेकिन इसके बावजूद इसे अपने दिल की इस मजबूरी पर भी अफसोस हो रहा था। घड़ी की सुइयों ने मज़ीद हरकत की थी। वक्त गुजरता चला गया। फजर की अजानों की आवाज़ सुनाई दी तो वह चौंक गई। मेहदस के वजूद में हलचल हुई थी। हुरब ने जल्दी से करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। वह दम साधे यूं ही लेटी रही। अजान की आवाज़ के साथ ही वो उठ बैठा था। ज़ेरे लब धीमी आवाज़ में बेदारी की दुआ पढ़ रहा था। बेसाख्ता हुरब को अपने नसीब पर रश्क आया जिसे मेहदस इब्राहिम से नवाजा गया था। हुरब को महसूस हुआ जैसे वो बेड से उतर रहा हो। थोड़ी देर बाद इसे वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो वो सीधी हो गई। पलटकर बंद दरवाजे को देखा, फिर गहरी सांस लेती उठकर बैठ गई। वो जानती थी कि वो वज़ू करके आएगा तो सबसे पहले इसे ही जगाएगा। सो इससे पहले कि वो इसकी नींद से खाली आंखों को देखता खुद ही उठकर बैठ गई थी। क्या सोच रही हो? इसे नाश्ते की प्लेट पर झुके बेदिली से निवाले हलक मार करते देखकर मैसम ने नरमी से पूछा। हुमैरी ने सर उठाकर इसके जानिब देखा। मुझे अम्मी की कब्र पर जाना है मैसम। नाश्ता करते मैसम के हाथ पल भर को थमे। खामोशी से प्लेट में फ़ोर्क चलाने लगा। पॉसिबल नहीं है, इसने बड़े मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। लेकिन क्यों? हुमैरी ने हाथ में पकड़ा और चम्मच टेबल पर पटकते हुए पूछा। इसके यूं नाश्ते से हाथ रोक लेने पर उसने संजीदा निगाहों से इसकी जानिब देखा। जोहा, तुम आखिरी बार इन्हें देखना चाहती थी। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया। मैं तुम्हें इस गंदे तरीन इलाके में लेकर गया जहाँ शायद मैं कभी ख्वाब में भी अपनी बीवी को लेकर ना जाता। तुम्हारी इंसल्ट भी बर्दाश्त की जो शायद आम हालात में मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब ये तुम्हारी नई ज़िद। अपनी प्लेट खिसकाता वो नाराज़गी से कहता उठ खड़ा हुआ। वो पहले ही हुरब की वजह से परेशान था, जाने वो इसे डिफेंस कॉलोनी में मिलती भी या नहीं। ज़िद नहीं है, ख्वाहिश है। वो भी अपनी नशिस्त छोड़ती सोफ़े से उठ गई थी। अगर ख्वाहिश भी है तो बेजा है। इस्लाम औरतों को कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं देता। किसने कहा कि नहीं देता? 5 साल होने वाले हैं इस्लाम कबूल किए। इतना तो मुझे ही बखूबी पता है। अच्छा, क्या पता है? यही कि कब्रों को देखकर हमारे दिलों की सख्ती दूर हो और हमारी आंख पुरनम रहे और हम पर वाजे रहे कि हमारा आखिरी ठिकाना तो यही है। संजीदगी से जवाब देते हुए इस पल हुमैरी की आंखों में चमक सी दर आई। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम ईसाइयों के कब्रिस्तान में कदम भी रखो। हाँ, अगर तुम फातिहा पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाता हूँ, बाहर से ही पढ़ लेना। वो जी अच्छा कहकर वापस सोफ़े पर बैठ गई। शूज़ पहनकर वो सीधा हुआ और अपने घने बालों में हाथ चलाते हुए इसकी जानिब देखा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊँगा। तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम कब्रिस्तान चलेंगे। और वापस कब जाएंगे? इसे दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर हुमैरी ने जल्दी से पूछा। क्यों? लाहौर की फ़ज़ाएँ अच्छी नहीं लग रहीं? इसकी जानिब पलटते हुए मैसम ने हैरानगी से पूछा। नहीं, दरअसल इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ याद आ रही हैं, उसने दो बदू जवाब दिया। हालांकि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी। पूछते हुए मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब घूम चुका था। शायद इसे हुमैरी की बात चुभी थी। जिस काम से जा रहे हैं चले जाएं। अपने नाखूनों से खेलते हुए हुमैरी ने लापरवाही से कहा। फ़िक्र नहीं करो, हम शाम में वापसी के लिए निकल जाएंगे। मैसम ने इसे आगाह किया था। दोपहर में क्यों नहीं? उसने मुंह बसोरा वो मुस्कुरा दिया। पहले कहती हो चले जाएं और सवालों में उलझा भी रही हो। वो बड़ी खूबसूरती से इसका सवाल गोल कर गया था। अच्छा जाएं अब।
वो नरमी से बोली तो वो अपनी हंसी दबाता कमरे से ही निकल गया। फिल वक्त नीचे होटल के साथ रेस्टोरेंट में हारी से मिलने जा रहा था। कब्रिस्तान के बाद इसका इरादा हुमैरी को लेकर डिफेंस कॉलोनी जाने का था। वो हुरब की शक्ल से कतई नाशना था, सो हुमैरी की मौजूदगी लाजमी थी। जबकि इसके जाने के बाद उदासी एक बार फिर हुमैरी के गिर्द मंडलाने लगी। इससे पहले कि वो अपनी माँ को याद करके फिर से रोना शुरू कर देती, इसका मोबाइल शोर करने लगा। इसने स्क्रीन देखी तो माहिरा बेगम की कॉल थी। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती वो इनसे बात करने लगी। वो मेहदस को पोर्च तक छोड़कर वापस आई तो लाउंज से गुजरते हुए मुलाजिम को फ़ोन कान से लगाए किसी से उलझते पाया। मेहदस ऑफिस जा चुका था, जबकि नूर आलम साहब आज जोहरा मोमानी के साथ साथ के कॉलेज गए थे। क्या बात है जावर, किसकी कॉल है? लहजे में लापरवाही का अंसर समोते हुए इसने आहिस्तगी से पूछा। जावर ने रिसीवर क्रेडल पर पटक कर इसकी तरफ गर्दन घुमाई। पता नहीं कौन है मैडम, सुबह से कॉल्स कर रहा है। मैं जैसे ही बोलता हूँ कोई बोलता ही नहीं। वो जल्दी से जवाब दे गया। अच्छा, तुम्हें बाहर नियाजी बुला रहा है, तुम जाओ। हुरब ने इसे वहाँ से खिसकाया, फिर एक घूरती नज़र खामोश टेलीफोन पर डालकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे तक भी नहीं पहुँची थी कि एक बार फिर टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हुरब का दिल धड़क उठा। इसे यकीन हो चुका था कि कॉल करने वाला कोई और नहीं, असीद है। इर्द गिर्द देखती वो जल्दी से टेलीफोन की तरफ बढ़ी और कॉल रिसीव कर ली। तुम्हें मेरी एक बात की समझ नहीं आती? कह रही हूँ ना, बार बार कॉल मत करो तो जान छोड़ो मेरी, वरना। बेबसी गुस्से की शदीद मिली जुली कैफियत में परेशान ज़दा सी बोलती अपनी बात अधूरी छोड़ गई। राबी, तुम कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी, फिर बार बार कॉल तो करूँगी ना। खिलाफ तवक्को स्पीकर से निस्वानी आवाज़ उभरी तो हुरब ने बाकायदा रिसीवर कान से हटाकर रिसीवर को घूरा। कौन? मैं किरण बात कर रही हूँ। बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे घर का नंबर मिला है, प्लीज़ मेरी मदद करो। बेचारगी से बोलते हुए बाकायदा रोने लगी। हुरब एक पल को उलझ सी गई। किरण, तुमने मुझे कॉल क्यों की है? बड़ी कोशिश के बाद इसने अपने लहजे को सख्त बनाते हुए सर्द महरी से पूछा था, वरना किरण का रोना इसे परेशान कर गया था। राबी, मैं बर्बाद हो गई हूँ यार, खिजल ने मुझे तलाक दे दी है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वो रोती से अपना दुखड़ा सुना रही थी। इसकी बात सुनकर कुछ लम्हों के लिए तो हुरब के हवासी मख्तल हो गए। इसे बाखूबी याद था कि खिजल तो किरण के पैरों में बिछा रहता था, और अब तलाक। तो ये बात तुम्हें बाबा को बतानी चाहिए ना कि मुझे। मैं तो तुम्हें पनाह नहीं दे सकती। हुरब ने इसे साफ कोरा जवाब दिया, जबकि दूसरी जानिब किरण इसके सफ़ा चट इनकार पर गड़बड़ा गई। तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे पनाह दो? तुम बस मुझे थोड़े से पैसे दे दो प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत जल्द लौटा दूँगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि सारी इमदाद तुम्हें मुझसे ही क्यों चाहिए किरण। जाकर बाबा को बताओ ना, वो तुम्हें अपने पास भी रखेंगे, रुपए पैसे से तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेंगे। कहते हुए हुरब का लहजा तल्ख हो गया। हुरब की बात पर बाकायदा हिचकियों से रोती किरण सिसकी। हुरब मेरी बहन, ये बात तुम कह रही हो, हालांकि तुम उनकी लालची फितरत से बाखूबी आगाह हो। जब तक खिज़र अमीर रहा, मैं बाबा और मामा के लिए तोहफे तहफ़ ले जाती रही। तहफ़ के साथ आती जाती बेटी ने कबूल थी। खिज़र का कारोबार ठप हुआ तो खिज़र ने अपने लिए एक नई अमीरजादी ढूंढ ली और मुझे बाबा के दर पर छोड़ गया। अपनी दुख भरी दास्तान भर्राई हुई आवाज़ में सुनाती पल भर को रुकी। ना चाहते हुए भी हुरब को इसकी बात पर यकीन आने लगा, क्योंकि यह हकीकत थी कि किरण अपने मैके कभी भी खाली हाथ नहीं आती थी। तुम यकीन नहीं करोगी, बाबा ने मुझे बामुश्किल 2 महीने बर्दाश्त किया है। इसके बाद साफ कह दिया कि जॉब ढूंढ लो। मैंने 1-2 कंपनीज़ में जॉब करके भी देखी, लेकिन वहाँ बुढ़े खोसट बॉस मुझे घटिया ऑफर्स देते हैं। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? सोच लो कि वो मेरे साथ कैसा सलूक करते होंगे। अफसरदगी से बोलती वो रो रही थी। हुरब का दिल दुख से भर गया। वो समझती थी कि सुल्तान मलिक को फ़कत उसी से नफ़रत है, लेकिन आज इसे यकीन हो गया था कि उन्हें तो ना इससे नफ़रत थी और ना ही किरण से। उन्हें तो फ़कत पैसे से मोहब्बत है, जिसकी खातिर वो हर रिश्ता नज़रअंदाज कर देते हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हुरब ने बेतासुर लहजे में पूछा। इसे किरण के लिए दुख हुआ था, लेकिन वो इन तमाम दुखों को नहीं भूली थी जो पहले किरण इसे दिया करती थी, और फिर इस पर खुश भी होती थी। अभी के लिए सिर्फ 2 लाख, वो झट बोली थी, जबकि इसके तकाजे पर हुरब के 14 तबक रोशन हो गए थे। क्या मतलब अभी के लिए? मैं तुम्हें बार बार पैसे नहीं दूंगी, तुम एक बार ही बता दो। तो ठीक है, फिर 5 लाख रुपए दे दो, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी, बस मेरी मदद कर दो।
اس نے اپنی آواز میں مسکینیت کا عنصر شامل کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مہدس کو کہہ دیتی ہوں، یوں تم ان کے آفس سے جا کر لے لو۔ حورب نے اپنے تئیں اس کی مشکل آسان کر دی، لیکن اس کی صدمے سے آواز سنی تو وہ خود بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ حورب، میں تمہاری بہن ہوں، بھیکاری نہیں۔ پلیز اپنے شوہر کے سامنے میری کچھ تو عزت رہنے دو۔ تم اپنے شوہر کو کچھ بھی بتائے بغیر یہ روپے مجھے دے دو۔ لیکن انہیں بتائے بغیر میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ تم کر سکتی ہو پلیز، بیوی سب کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے خود بہت بار خضر کے لاکر سے پیسے چوری کر کے ماما کو دیا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ وہ اسے نئی ترغیب دے رہی تھی جو حور کو سخت ناگوار گزری تھی۔ میں اپنے شوہر کی حلال کمائیوں چوری کر کے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتی کرن۔ میرا دین اور ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ تڑک گئی جبکہ کرن اپنے قریب ہی رکھی گلیسرین ایک بار پھر آنکھوں میں لگاتے ہوئے بولنا شروع ہوئی تھی۔ میں کوئی غیر نہیں تمہاری بہن ہوں۔ خیر، تم اس سے پوچھ کر پیسے نکال لو۔ پلیز اسے یہ مت بتانا کہ تم یہ پیسے اپنی بد نصیب بہن کو دے رہی ہو۔ پلیز مجھے آج شام تک پیسے دے دو۔ وہ اسے ایک نیا مزدہ سنا رہی تھی۔ حورب کو لگا اس کا دماغ چکرا جائے گا۔ اوف کرن، مجھے سوچنے کا تھوڑا وقت دو، میں کوشش کرتی ہوں۔ حورب نے اس سے فوری طور پر جان چھڑوانے کو کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم سوچ لو، میں 1 بجے تک دوبارہ کال کروں گی، لیکن نہ مت کرنا۔ کرن نے لجاجت تامیز انداز میں کہہ کر بنا کچھ کہے کال ہی کاٹ دی۔ حورب اپنے ہاتھ میں ٹوں ٹوں کرتے رسیور کو پکڑے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا، وہ کرن کی مدد کرنے کی حامی بھر چکی تھی۔ اب اسے فوری طور پر مہدس سے بات کرنی تھی۔ اپنی دکھتی پیشانی مسلتی وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ ٹیلی فون کی بجتی گھنٹی نے ماحول میں ارتعاش سا پیدا کر دیا۔ انہوں نے ایک نظر سوئی ہوئی فرحانہ بیگم پر ڈالی جو تھوڑی دیر پہلے بلڈ پریشر کی گولی لے کر آرام کی غرض سے لیٹی تھیں۔ ماہرہ بیگم اٹھیں اور کال ریسیو کر کے رسیور کان سے لگایا۔ وہ جانتی تھیں کہ دوسری جانب کون ہے۔ السلام علیکم آنٹی، میسم کی بھاری آواز فون کے سپیکر سے ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو چاند؟ زوہا کی طبیعت کیسی ہے اور واپسی کا ارادہ کب تک ہے؟ انہوں نے کئی سوال ایک ساتھ ہی پوچھے۔ زوہا بہتر ہے اور واپسی اب انشاءاللہ حورب کے ساتھ ہی ہوگی۔ میسم کا لہجہ حشاش تھا۔ اس کی بات پر ماہرہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ خود میسم کے ساتھ بیٹھی حمیری کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ مل گئی وہ تمہیں؟ خوشی کے باعث ان کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ بہت جلد مل جائے گی۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے کال کی تھی کہ ڈیفینس کالونی میں کوئی اور نہیں بلکہ مرحوم شارق انکل کی فیملی مقیم ہے، اور اطلاع کے مطابق حورب ایبٹ آباد سے فرار ہو کر انہی کے پاس گئی تھی۔ میسم نے دھیمے لہجے میں انہیں تفصیل بتائی تھی۔ تو زہرہ بھابی سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ کیا کہتی ہیں وہ؟ ماہرہ بیگم نے بے تابی سے پوچھا۔ شارق کی وفات کے بعد زہرہ نے رہائش تبدیل کر لی تھی، اس لیے ماہرہ بیگم کا ان سے دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں انہی کی طرف سے ہو کر اب واپس ہوٹل جا رہا ہوں۔ ان کا گھر لاک تھا، ہمسائے کہہ رہے تھے کہ وہ شام میں گھر میں ہوتی ہیں۔ اب دوپہر کے بعد دوبارہ جاؤں گا۔ امید تو ہے کہ کوئی اچھی خبر ملے گی، آپ دعا کیجیے گا۔ میسم کی بات سن کر ماہرہ بیگم کا دل ڈانوا ڈول ہونے لگا۔ اللہ خیر کرے۔ میسم بیٹے، مجھ بد نصیب کے دل کو آس لگ چکی ہے، میری بیٹی کو ساتھ لے کر ہی آنا۔ میرا دل تمام عمر تمہارا شکر گزار رہے گا۔ یاسیت زدہ لہجے میں بولتی ماہرہ بیگم کا گلا رند سا گیا۔ ان کی آواز کی تڑپ محسوس کر کے میسم شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں، صرف اللہ سے دعا کریں، میں اسے لے کر ہی لوٹوں گا انشاءاللہ۔ میسم نے نرم لہجے میں انہیں تسلی دی تھی، پھر فرحانہ بیگم کی طبیعت کی بابت دریافت کر کے کال کاٹ دی۔ اس کے ساتھ بیٹھی حمیری تو جیسے کال ڈسکنیکٹ ہونے کی ہی منتظر تھی۔ یہ سب کیا ہے میسم؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ ہم وہاں حورب کی تلاش میں گئے تھے؟ پوری کی پوری اس کی جانب گھومتی پل جوش سے آواز میں بولی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے میسم نے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی۔ میں تمہارے چہرے پر ایک اچانک خوشی کا تاثر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کامیاب نہیں ہو سکا۔ حمیری نے خفگی سے آنکھیں چھوٹی کر لی۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، میں صبح سے یہی سوچ سوچ کر کلس رہی ہوں۔ پتہ نہیں آپ لاہور کی سڑکوں پر اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی کیوں خوار کر رہے ہیں۔ تمہاری خواری بھی لازم ہے، کیونکہ حورب کو تم ہی نے پہچاننا ہے، کیونکہ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کرے بس وہ مل جائے۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے حمیری نے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ مل جائے گی انشاءاللہ۔
ये इन 3 को कॉल कर दो, इनका फाइनल इंटरव्यू मैं खुद लूँगा। इसने अपने हाथ में मौजूद फाइल टेबल के इस पार खड़े अब्बास की तरफ बढ़ाते हुए संजीदगी से कहा, ओके सर। इसके हुक्म पर सर हिलाता मेहदस की पर्सनल सेक्रेटरी को टेबल पर मौजूद बाकी सीवीज इकट्ठी करने का कहकर खुद इसके ऑफिस से बाहर निकल गया। मेहदस चेयर घुमाते हुए अपनी पोस्ट पर दीवार में नस्ब फाइल्स रैक में रखी फाइलें खंगालने लगा। यूं ही मसरूफ़ सा एक एक फ़ाइल को टेबल पर रख रहा था। मिशीना, एक कप कॉफ़ी प्लीज़। मसरूफ़ से अंदाज में उसे ऑर्डर देता वो अपना मोबाइल हाथ में ले चुका था। वो चुपचाप इसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। अपने सामने एक फ़ाइल खोलकर इसने साइट मैनेजर को कॉल मिला दी। इसे साइट मैनेजर से बात करते हुए भी बामुश्किल 7 से 8 मिनट ही गुजरे थे कि इसके नंबर पर दूसरी कॉल आने लगी। मेहदस ने यूं ही फ़ोन कान से हटाकर नंबर देखना चाहा। अपने दूसरे नंबर से कॉल आती देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई थी। इसका ही नंबर होरब के पास होता था। उसे बाद में कॉल करने का कहकर इसने होरब की कॉल रिसीव कर ली। शीना ने इसके सामने कॉफ़ी का मग रखा तो इसे ऑफिस से जाने का इशारा करते हुए वो होरब के सलाम का जवाब देने लगा। ज़हीर नसीब, आज हमारी ज़ौजा मोहतरमा ने हमें याद किया है। लबों पर धीमी मुस्कान सजाए इसने नर्म लहजे में पूछा था, याद नहीं क्या? वो फ़ौरन बोली थी। हस्बे तवक्को जवाब सुनकर मेहदस के लबों पर खेलती मुस्कुराहट गहरी हो गई। तो फिर कोई ज़रूरत? वो हनूस पुरसकून था क्योंकि इतना तो वो भी जानता ही था कि होरब ने इसे किसी काम से ही कॉल की है। जी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इसके सवाल पूछते ही जल्दी से बोल पड़ी, यूँ जैसे एक ही मर्तबा में ना बोली तो हकला जाएगी। इसकी ज़रूरत पर मेहदस को हैरत नहीं हुई थी। जितने भी पैसे चाहिए मेरे लॉकर में से ले लो। कीज़ वहीं बेड साइड टेबल की सेकंड ड्रॉर में है। लेकिन मुझे 5 लाख चाहिए, इतने होंगे ना? होरब इस बार अटकी थी। होरब के झिझकने पर वो मुस्कुरा दिया। अगर 10 लाख भी चाहिए तो वो भी होंगे, और आइंदा तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चाहिए हो, जितने भी चाहिए हो, लॉकर से निकाल लेना। इसकी मालूमात में इजाफा करता वो इसके हर मुश्किल को आसान कर गया था। नहीं, सिर्फ इस बार ही चाहिए, 5 लाख ही चाहिए। मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगी। होरब इसकी इस कदर फराख दिली पर शर्मिंदा हो रही थी, सो अपनी पोजीशन क्लियर करने को बोल पड़ी। गो कि वो इसकी निगाहों के सामने नहीं थी, लेकिन वो होरब की शर्मिंदगी महसूस कर गया था। इस बार इसके लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, और मुझसे अपनी ज़रूरियात के लिए तकाजा करना तुम्हारा हक़ है। वो पैसे जिन्हें तुम वापस करने की बात कर रही हो वो तुम्हारे ही लिए लॉकर में रखे गए हैं, वरना मेरा अपना अकाउंट है। मेरी ज़रूरत के पैसे मेरे बैंक अकाउंट में सेफ हैं। वो पैसे तुम्हारी हैं, इसलिए कहा है कि आइंदा मुझसे पूछने की जहमत मत करना। मेहदस ने इस बार सख्त लहजे में इसकी तबीयत साफ़ की थी, इस अंदाज में कि न सिर्फ इसे शर्मिंदगी की गहराइयों से निकाल लिया था, बल्कि इसे इसके हकूक़ से भी नवाज दिया था। इसकी अनायात पर वो दूसरी जानिब ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, होरब ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा, चलो अब मेरी तबीयत का भी कुछ पूछ लो। मेहदस ने दुहाई देने वाले अंदाज में कहते हुए इसे शर्म दिलाना चाहिए। क्यों, आपको क्या हुआ? सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक थे आप। वो हैरान होती कुछ मुतफक्कर से पूछ बैठी। इसकी तशवीश ज़दा आवाज़ पर मेहदस ने बामुश्किल अपने कहकहे का गला घोंटा। सुबह से तो बिल्कुल ठीक था, अब तुमसे बात हो गई है तो जब तक घर नहीं आ जाऊंगा हालत बिगड़ती रहेगी। वो मसनूई बेचारगी से बोला। जी? होरब के तो खाक भी पल्ले ना पड़ी। इसकी कम अकली पर वो हंस दिया। जी हाँ, अब जब तक ये आँखें आपको देख नहीं लेती ये बेचैन रहेंगी। धीमी आवाज़ में कहते हुए इसका लहजा गंभीर सा हो गया तो तवज्जो से इसकी बात सुनती होरब के गाल सुर्ख हो गए। बहुत ही कोई बेशरम किस्म के वेले बिजनेसमैन हैं आप। फिल्मों में तो बिजनेसमैन हीरो के पास बीवी के लिए वक्त ही नहीं होता, और एक आप हैं हर वक्त बीवी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। अपनी खिफ़त मिटाने को कदरे अटकते हुए उल्टा सीधा बोल गई, जिस पर मेहदस का कहकहा बेसाख्ता था। वेला तो मैं भी नहीं हूँ होर, बस तुम्हारे लिए हर मसरूफियत तर्क कर देता हूँ। मेहदस की संजीदा आवाज़ में मुस्कुराहट घुली हुई थी। होरब का दिल शोर मचाने लगा। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो मुकाबिल बैठा पुरशौक निगाहों से उसी को तक रहा हो। आप बहुत, वो चाहकर भी इसे कुछ कह ना सकी। तुम कह सकती हो, तुम्हें हक है। इसे खामोश होते देखकर वो फिर से बोला था। सुरमई आंखों में होरब का शर्माया लजाया तपा तपा गुलाबी चेहरा घूम गया था। मैं फ़ोन रख रही हूँ। अपने दिल की बढ़ती धड़कनों से घबरा कर होरब ने जल्दी से कहा। इसे यूँ कन्नी कतरा कर निकलते देख मेहदस ने गहरी सांस ली। तुम ही रख दो, वरना ये मरीज़ तो शाम तक फ़ोन कान से लगाए ही रखेगा।
इस बार इसने होरब को चिढ़ाया था। इसकी हर नई बात से आजिज़ आती वो इस बार बाकायदा दिल पर हाथ रख गई। आप ना, वो पल भर को रुकी थी। मेहदस जानता था वो इसे ख़राब कहने वाली है। आप ना बहुत अच्छे हैं। मेहदस का दिल धड़काने को अपनी मुस्कुराहट दबा कर कहती वो कॉल काट गई, जबकि इस गैर मुतवक्के बात पर हकीकतन मेहदस के दिल की हरकत बदली थी। होरब का तीर निशाने पर लगा था। वो टेक छोड़कर सीधा हो बैठा। कुछ देर वो इसके लफ्ज़ों पर गौर करता रहा, फिर ख़ुद भी हंस दिया। इसके वजीह चेहरे पर सच्ची खुशी की चमक थी। मग में भरी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। मैं तो पहुंच चुकी हूँ, तुम कब तक आ रहे हो? वो कल रात ही लाहौर पहुंच चुकी थी और अब अपनी मतलूबा जगह पर खड़ी असीद से बात कर रही थी। येलो टॉप और टखनों से ऊंची ब्लैक जीन्स में मलबूस दुपट्टे से बेनियाज इसका नीम उरियां सरापा वहाँ से गुजरते हर मर्द की निगाहों को खीरा कर रहा था। हाँ, इसकी फ़िक्र मत करो, मेरी इससे बात हो चुकी है। वो अपने शौहर से पैसे ले चुकी है, बस आने वाली होगी। एक लापरवाह नज़र कलाई में झूलती घड़ी पर डालकर इसने मज़ीद कहा। अभी 4 बजने में 30 मिनट बाकी थे। इसकी बात के जवाब में असीद ने से जवाब दिया तो मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगी। ठीक है, लेकिन 20 मिनट से 1 मिनट ऊपर ना हो। मैंने इसे 4 बजे का टाइम दिया है। किरण ने इसे आखिरी मरतबा तंबीह करना ज़रूरी समझा था। असीद के यकीन दहानी करवाने पर वो कॉल काट गई। अभी होरब के आने में कुछ वक्त बाकी था, सो वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेती वहाँ के माहौल के मुताबिक अदाकारी करने लगी। इस सारे वक्त के दरमियान इसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसने बारहा पलट कर देखा, लेकिन वो किसी को भी देखने में कामयाब नहीं हुई थी। इसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी थी। इसने मैसेज ओपन किया। एक पल को स्क्रीन पर चमकते मैसेज ने इसे हैरान कर दिया। हसीन, बेहद हसीन हो तुम। वो पढ़कर मुस्कुराई। सामने आओ। किरण ने इस नए नंबर को रिप्लाई किया। बर्दाश्त कर पाओगी? सवाल चैलेंज लिए हुए था। ना कर पाई तो मेरे हुस्न को सराहने की जुर्म में तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। अपने बालों को झटकती बड़े इत्मीनान से एक अनजान शख्स को रिप्लाई कर रही थी। जवाब में इस बार हंसते की आवाज़ आई थी। सराहूँगा जाने मन, ज़रा फुर्सत से सराहूँगा। फिल वक्त मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुमसे जल्द सामना होगा। किरण ने इधर उधर देखा था। दूसरा मैसेज करके वो शख्स इस शॉपिंग मॉल से निकलता चला गया। किरण ने सर उठाकर यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वो किसी पर शक ना कर सकी। फिर इसे बिना कोई जवाब दिए इसने चैट डिलीट करके मोबाइल बैग में रख दिया। यूं ही मुख्तलिफ दुकानों में घूमते फिरते वो शीशे के ग्रिल के पास एक जानिब आकर खड़ी हो गई, जहाँ से शॉपिंग मॉल का ग्राउंड फ्लोर एरिया नज़र आ रहा था। वो लबों पर धीमी मुस्कान सजाए होरब का इंतज़ार कर रही थी। चंद मिनटों बाद इसने वहाँ मेहदस को दाखिल होते देखा। कदरे धीमी लेकिन मुतवाज़न चाल चलता वो शख्स मेहदस ही था। किरण ने उचक कर इसके पोस्ट पर देखना चाहा, लेकिन इसके पीछे होरब तो बिल्कुल नहीं। इसके लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो अब संजीदा नज़रों से इसे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता देखने लगी। जो फ़ोन कान से लगाए शायद फर्स्ट फ्लोर पर ही आ रहा था। वो जल्दी से वहाँ से हटी। अब इसका दिमाग बहुत फुर्ती से ताने बाने बुन रहा था। वो तो सिर्फ होरब की वीडियो बनाने का इरादा रखती थी, लेकिन अब इसका शातिर दिमाग मेहदस इब्राहिम को लाइव शो दिखाने की बाबत सोच रहा था। लबों पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट सजाए वो लिफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर पर आ गई, जहाँ कुछ देर में असीद और होरब को आना था। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी होरब को नहीं जानती। बावकार से ज़ोहरा मोमानी ने बड़े ज़ब्त से झूठ बोला था। उनके मुकाबिल बैठा मैसम उनके जवाब पर बेयकीन सा था। आंटी, मैं कोई फेक पर्सन नहीं हूँ। मुझे यहाँ माहिरा आंटी ने भेजा है। आप प्लीज़ बेखौफ होकर मुझे बताएं, क्या 8 माह पहले होरब आपके पास आई थी? लहजे में आस लिए मैसम ने उनसे नरमी से पूछा था। ज़ोहरा मोमानी झूठ बोलने में तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, लेकिन ये नूर आलम साहब की हदायत थी कि वो कभी भी किसी के भी सामने होरब का कोई जिक्र नहीं करेंगी। हत्ता कि अगर होरब को अपनी माँ से मिलना हुआ तो वो ख़ुद इसे मिलवा लाएंगे, लेकिन ज़ोहरा मोमानी को अपनी ज़ुबान बंद ही रखनी थी। बेटे, मैंने किससे खौफज़दा होना है, और फिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? होरब मेरे पास नहीं आई। हाँ, इसकी तलाश में इसके वालिद यहाँ ज़रूर आए थे, लेकिन जब वो उनको यहाँ नहीं मिली तो वो भी वापस चले गए। लहजे को मजबूत बनाते हुए उन्होंने संजीदगी से आधा सच और आधा झूठ बोला था। उम्मीद टूटने पर हुमैरी की आंखों में नमी से उतरने लगी, जबकि मैसम को समझ न आई कि उनसे मज़ीद क्या बहस करे। आंटी, बिलीव मी, माहिरा आंटी बहुत तकलीफ़ में है। अगर आप कुछ जानती हैं तो
इस बार हुमैरी ने भर्राई हुई आवाज़ में बोलना चाहा था, बेटे आप दोनों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे वाकई इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन होरब के मामले में मैं बिल्कुल लाइल्म हूँ। माहिरा आपी को मेरा सलाम ज़रूर कहिएगा। शाइस्तगी से हुमैरी की बात काट कर उन्होंने हकीकतन इन दोनों को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया था। मैसम इस पल शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। हुमैरी ने सर झुकाकर अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, जबकि इस सारी गुफ्तगू के दरमियान खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते साद ने कुछ मलामती नज़रों से माँ को देखा, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गई। ये चाय तो पी लें भाई। मैसम को वहाँ से उठता देखकर साद ने हक के मेज़बानी अदा करने की नाकाम कोशिश की। नहीं बस अब हम चलेंगे, थैंक यू आंटी। फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर मैसम ने जोहरा मोमानी को मुखातिब किया। वो अपनी शर्मिंदगी के बाइस मुस्कुरा भी न सकें। फुप्पो से कहिएगा मैं बहुत जल्द उनसे मिलने आऊँगा। बल्कि आप यूँ करें, मुझे अपना ये फुप्पो का नंबर दे दें, मैं कॉल करके फुप्पो से बात करूँगा। माँ की घूरियाँ नज़रअंदाज करता वो मज़ीद बोल रहा था। मैसम ने इस बात में सर हिलाते हुए इससे नंबर एक्सचेंज कर लिया। वो इन दोनों को दरवाजे तक छोड़ने आया था, लेकिन माँ के डर और होरब की भलाई के लिए इन्हें कुछ बता नहीं सका। लेकिन वो फैसला कर चुका था कि होरब को उनकी आमद की बाबत ज़रूर बताएगा, ताकि वो माहिरा बेगम से मिल कर आए। मैसम हुमैरी का हाथ थामे से गाड़ी तक ले आया। अब रो तो मत यार, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। इसे रोते देखकर मैसम ने परेशान होते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रही है सब क्यों हो रहा है। आंटी तो राबी की राह देख रही होंगी, वो कैसे बर्दाश्त करेंगी मैसम। सीट की पुश्त पर सर टिकाते हुए हुमैरी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। मैसम भी काफ़ी उदास हो चुका था। इसका इरादा अब वापसी के लिए फ़्लाइट बुक करवाना था। तुम यूँ रोगी तो फिर इन्हें कौन हौसला देगा जोहा। बस होरब की ज़िंदगी की दुआ मांगो, अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब जल्द या बदेर मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करते हुए दूसरे से इसका हाथ थामते हुए मैसम ने इसे हौसला देने की कोशिश की थी। अल्लाह करे वो ठीक हो बस। हुमैरी के लब फड़फड़ाए। वो नॉर्मल रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। यूं ही होटल वापसी के रास्ते में इसकी नज़र एक मशहूर शॉपिंग सेंटर के पार्किंग एरिया की तरफ पड़ी थी। इसी पल इसके मोबाइल पर हारिस की कॉल आने लगी। मैसम ने कॉल रिसीव की, साथ ही उसकी नज़रों ने पार्किंग एरिया में रुकती हारिस की गाड़ी की जानिब देखा था। वो फ़ोन कान से लगाए गाड़ी से उतर रहा था, जबकि इसकी आवाज़ वो अपने कान के पास महसूस कर रहा था। कहाँ है यार? हारिस के सवाल पर मैसम हौले से मुस्कुराया। तेरे बेहद करीब। मैसम ने जवाब दिया तो हारिस ने पलटकर आसपास देखा था। इसे गर्दन घुमाते देखकर मैसम बाकायदा हंसा। कहाँ? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। हारिस की आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरी। वो शॉपिंग सेंटर की तरफ बढ़ रहा था। तो उन्हें देखना है मुझे? मैसम ने धीमे लहजे में पूछा। वो गाड़ी रोक चुका था। अगर दिख जाए तो नवाजिश होगी। हारिस ने खुशदिली से कहा, मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, बस आता हूँ। मैसम ने कहा तो इंटरनेट से अंदर जाते हुए हारिस ने फिर से पलट कर देखा। इस बार इसे मैसम वाली गाड़ी नज़र आ गई थी। हारिस मुस्कुराया। फर्स्ट फ्लोर पर आ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ। हारिस ने कहा तो मैसम ने इसे ओके कहकर कॉल काट दी और गाड़ी पार्क करने लगा। पार्क मत करें, बस यहीं रहने दें, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, हुमैरी ने धीमी आवाज़ में कहा तो मैसम ने हाथ रोककर इसकी जानिब देखा। और तुम क्यों नहीं जाओगी? शॉपिंग नहीं करनी? मैसम ने इसका मूड तब्दील करने की गर्ज से पूछा। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, सर भी दर्द कर रहा है, मुझे यहीं रहने दें, आप चले जाएं। अपनी पेशानी मसलते हुए हुमैरी ने आहिस्तगी से कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो होटल ही चलते हैं, मैं हारिस को मना कर देता हूँ। उसने संजीदगी से कहते हुए डैशबोर्ड से अपना मोबाइल उठा लिया। नहीं नहीं, उनको मना मत करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप होकर आएँ, बस ज़रा जल्दी आ जाइएगा, हुमैरी ने बामुश्किल मुस्कुरा कर कहा तो मैसम ने कुछ सोच कर इस बात में सर हिला दिया। फिर गाड़ी एक साइड पर करते हुए खुद बाहर निकल गया। किसी ने गाड़ी का शीशा नॉक किया था। हुमैरी ने आंखें खोल कर देखा तो वो एक करख्त तासुरात वाला शख्स था, जिसका हुलिया बताता था कि वो किसी का बॉडीगार्ड है। आपकी गाड़ी रास्ते में पार्क है, इसे साइड पर कीजिए। शक्ल की निस्बत इसका लहजा नर्म और शाइस्ता था। हुमैरी गड़बड़ा गई। मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं और मुझे तो गाड़ी चलाना नहीं आती, वो मिनमिनाई। इसके जवाब पर गार्ड की भवें तन गई। इससे पहले कि वो हुमैरी को कुछ सख्त सुस्त कहता, एक संजीदगी से भारी आवाज़ पर वो गार्ड सीधा हो गया। रहने दो बासित, तुम लोग यहीं रोड साइड पर मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। इंतहाई मुहज़्ज़ब लहजा और दिलकश आवाज़, अंदाज में ठहराव ऐसा कि हुमैरी देखने पर मजबूर हुई थी।
ब्लैक प्राडो की ड्राइविंग सीट पर विराजमान वो अपने बॉडीगार्ड से मुखातिब था। गार्ड ने यस सर कहा तो इस शख्स की गाड़ी मैसम की गाड़ी से आगे निकलकर पार्किंग एरिया में घुसती चली गई, जबकि गार्ड की जीप वहीं सड़क की तरफ मुड़ गई थी। हुमैरी ने यूं ही एक सरसरी नज़र इर्द गिर्द पर डाली और आंखें मूंद गई। वो बंद आंखों से राबी को सोचने लगी, जबकि इसे आंखें बंद किए भी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था कि इसकी गाड़ी के पास से वो जिसकी सुबह खराम झोंके की तरह हवा सी थी, वो ही जो इस पल हुमैरी की सोचों पर काबिज थी। वक्त ने हुमैरी की बेखबरी पर मातम किया था कि वो करीब से गुजरी थी। इसने एहतियात से अपने हैंडबैग में पूरी रकम रखी। मेहदत से इजाज़त ले लेने के थोड़ी देर बाद ही किरण की कॉल आ गई थी। होरब ने इसे रकम के बंदोबस्त हो जाने का बताया तो वो इसकी बेहद शुक्रगुजार हुई थी। अब इसे किरण को वो रुपए देने के लिए एक शॉपिंग सेंटर तक जाना था, जिसके एड्रेस से वो कतई नावाकिफ़ थी। दिल ही दिल में वो घर से बाहर जाने का सोचकर खौफज़दा भी थी, लेकिन फिर किरण की मजबूरी याद आई तो इसका दिल पसीज गया। इसका दर्दनाक माजी से मजबूर कर रहा था वो किरण जैसी खुदगर्ज लड़की की कोई मदद ना करे, लेकिन दिल इस बात पर हरगिज़ मुतमईन नहीं हो रहा था कि वो खुद आसाइशात में रहे और आसाइशात की आदि किरण दर दर की ठोकरें खाती फिरे। अपना हैंडबैग हाथ में लेकर वो हमेशा की तरह अपने नाजुक वजूद को चादर से ढांपती कमरे से बाहर निकल आई। घड़ी शाम के 5 बजाने वाली थी। वो सीधा नूर आलम साहब के पास आई थी। इसे कहीं जाने के लिए तैयार देखकर वो सीधे हो बैठे। कहीं जा रही हो? उन्होंने नरमी से पूछा। जी, वो दरअसल मेरा कुछ शॉपिंग करने का मूड हो रहा था तो बस करीबी शॉपिंग मॉल तक जा रही हूँ, यही बताने आई थी मैं आपको। धीमी आवाज़ में बोलते हुए इसने अपने सर पर जमा दुपट्टा खामखा ही ठीक किया। अच्छा, मेहदस को कॉल कर लेनी थी, वो ले जाता तुम्हें, उन्होंने नरमी से कहा। होरब गड़बड़ाई। नहीं, वो बिज़ी होते हैं बहुत, मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाती हूँ। होरब ने आहिस्तगी से कहते हुए लहजे में लापरवाही का अंसर शामिल करना चाहा। नूर आलम साहब ने कुछ सोचकर इस बात में सर हिला दिया।